जी नमस्कार, प्रणाम सभी को। पिछले क्लास में हम लोगों ने इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से फुल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ा था और आज की इस क्लास में मैं आपको इस चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे सवालों को कराने जा रहा हूं। तो मतलब अगर आपने इस वीडियो को देख लिया और आपने एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो को देख लिया तो चैप्टर 2 में से अगर आपके एग्जामिनेशन में कहीं से भी सवाल पूछे जाएं तो आपको किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी, ये 100% मेरा गारंटी है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं फिलहाल अपने पहले सवाल से। देखिए प्रश्न क्या कहता है कि जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले 3 भौगोलिक कारकों का उल्लेख कीजिए। जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले आपके कारक हैं उसमें से 3 जो है भौगोलिक कारकों के बारे में उल्लेख करना है। मैंने आपको पढ़ाया था, समझाया था कि देखिए जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने के लिए बहुत सारे कारक जो हैं वो सहायक हैं। जैसे कुछ आपके भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, ये सब कारक जो है वो जनसंख्या के वितरण को क्या करता है तो प्रभावित करता है। फिलहाल हमसे सवाल पूछा है कि जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले 3 भौगोलिक कारकों का उल्लेख कीजिए। जो भौगोलिक कारक हैं तो जनरली भौगोलिक कारक में मैंने आपको क्या पढ़ाया था जी, जैसे कि आपके जो भी भौगोलिक कारक हो जाते हैं, जैसे जल की उपलब्धता के बारे में, मृदाओं के बारे में, जलवायु के बारे में, तो यही सारे टर्म्स मैंने आपको पढ़ाए थे, उसी के बारे में एक्सप्लेनेशन कर देना है। तो देखिए क्या है कि जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले 3 भौगोलिक कारक इस प्रकार हैं। देखिए सवाल का अगर आंसर आपको लिखना है, क्वेश्चन का आंसर देना है तो कैसे एग्जाम में आंसर देना है वो आपको देखिए यहाँ पर जो ये राइटिंग स्किल है इससे भी आपको समझ में आना चाहिए कि देखिए प्रश्न पूछा कि जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले 3 भौगोलिक कारकों का उल्लेख करना है। तो यहाँ पर देखिए कैसे इसको सजाया गया कि जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले आपके जनरली जो 3 भौगोलिक कारक हैं वो इस प्रकार हैं। पहला नंबर यहाँ पर दिया गया कि जल की उपलब्धता, और जल की उपलब्धता के बारे में कुछ लाइन यहाँ पे बताएंगे। यही अगर 5 नंबर में अगर ये सवाल पूछ दे तो इसको थोड़ा थोड़ा और बढ़ा देना है, जैसे जल की उपलब्धता को और थोड़ा सा लिख देना है, आपकी भू आकृति को थोड़ा सा और लिख देना है, जलवायु को थोड़ा सा और लिख देना है। तो ये सब आपके मतलब ये डिपेंड करता है कि किस प्रकार से आप आंसर को लिखते हैं। फिलहाल अभी मैं आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, आगे बढ़ते बढ़ते हम लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन भी मिलेंगे और इन सभी सवालों को मैं लॉन्ग फॉर्म में भी करा दूंगा, ठीक है। तो अभी आपको आगे देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए फिलहाल अभी यहाँ पे समझिए, और वैसे भी मैंने चैप्टर पढ़ाया था मेरे दोस्त, तो इन सभी टर्म्स से हम लोगों ने बखूबी अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया है। तो यहाँ पर जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले 3 भौगोलिक कारक कौन कौन है। तो पहले नंबर में जल की उपलब्धता, जिसमें कहा जाता है कि लोग, जो सिंपल सा बात है कि लोग उन क्षेत्रों में बसने को अपना प्राथमिकता देते हैं या पसंद करते हैं जहां पे जल की उपलब्धता सुगम तरीके से हो, सरल तरीके से हो, आसानी से हो जाए, ठीक है। यानी कि जहां पे जल की उपलब्धता रहती है या जहां पे लोगों को जल की उपलब्धता जो है आसानी से हो जाए वहां पे लोग बसने को प्राथमिकता देते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जल के बिना तो हम लोगों का जीवन संभव है ही नहीं जी। मतलब जीवन की हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। कोई भी आप काम ले लीजिए, खाने पीने, कपड़ा धोने, मतलब छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा काम में हम लोगों को जल का उपयोग तो करना ही पड़ता है। तो जहाँ पे जल की उपलब्धता रही तो सिंपल सा बात है कि जो व्यक्ति का मतलब जरूरत की आवश्यकता वाली चीज़ें हैं अगर वही लोगों को मिल जाए तो लोग वहाँ रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो जल की उपलब्धता जो है ये जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है और जनरली आप इसको कह सकते हैं कि ये जनसंख्या वितरण का क्या है तो एक तरह से अपकर्ष कारक भी है। मतलब लोगों को अपनी और करता है तो आकर्षित करता है। तो जनसंख्या वितरण का ये एक अपकर्ष कारक भी आपको मान सकते हैं। अगर एग्जाम में ऐसे भी सवाल फेरबदल कर दे कि जनसंख्या वितरण के कुछ अपकर्ष कारकों के बारे में बताइए तो यही सब, जहां पे जल की उपलब्धता रहेगा वहां पे लोग बसने को प्राथमिकता देते हैं, जल आसानी से जहां पे उपलब्ध होता है। दूसरा आपका टर्म्स है कि भू आकृति, यानी कि भूमि की आकृति। सिंपल सा बात है कि जहां पे भूमि की जो आकृति रहती है वो समतल रहता है, क्योंकि समतल पे क्या हो सकता है, समतल पे आप खेती भी आसानी से कर सकते हैं, वहाँ पे फसलें भी आसानी से उपज हो जाएगी, मतलब खेती, फसल, सड़कें भी आसानी से बन जाएगी, घर भी वहाँ पे आसानी से बन सकता है। तो इसलिए लोग भू आकृति को भी एक अपना अहम मुद्दा लेते हैं। अगर हम लोग भौगोलिक कारक में देखें तो लोग समतल मैदानों और मंद ढालों पर बसने को बढ़ेता देते हैं, जहां ढाल कम है, मंद ढाल है, ठीक ना, तो लोग वहां पे बसने को बढ़ेता देते हैं। जैसे आप हिमालय वाले क्षेत्रों में चले जाइए, जनसंख्या आपको उधर कम मिलेगा। आप अगर आ जाइए जिधर समतल भूमि है उधर जनसंख्या आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी। तो ये बातें यहाँ पे कही जाती है। तीसरा है जलवायु। जलवायु भी बहुत बड़ा एक क्या करता है, फैक्टर अदा करता है जनसंख्या के वितरण में। कैसे जी? सर सिंपल सा बात है ना सर, जहाँ पे की जलवायु ज़्यादा गर्म
रहेगी या जहाँ की जलवायु ज़्यादा ठंडी रहेगी वहाँ पे लोग रहना पसंद नहीं करेंगे, या तो ज़्यादा गर्म या तो ज़्यादा ठंडा, वहाँ पे भी लोग रहना पसंद नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि गर्म में तो एफर्ट नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा ठंडा में भी अपने आप को सही तरीके से नहीं रख पाएंगे। इसलिए कहता है कि या तो अति उष्ण या अति ठंडे मरुस्थलों की विषम जलवायु में मानव बसाव के लिए असुविधाजनक होती है, इसलिए लोग उधर भी बसने को अपना प्राथमिकता या यूं कहिए कि वरीयता या मतलब अपना जो पसंद है वो नहीं रखते हैं। तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले आपके भौगोलिक कारक में जनरली यही सब आपके हो गए, जैसे जल की उपलब्धता, भू आकृति, जलवायु। ऐसे ही सवालों को फेरबदल करके पूछते रहेगा कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारकों की चर्चा करें। तो आर्थिक कारक में आपको पता है जैसे खनिज आपके हो गए, नगरीकरण हो गए, मतलब जिससे पैसा हो गया, उद्योग हो गया, तो उद्योग ये सब मायने रखता है। जिधर उद्योग ज़्यादा रहेगा उधर लोग ज़्यादा बसने को अपना पसंद करेंगे, उधर लोग ज़्यादा बचने को अपना प्राथमिकता देंगे। तो ऐसे प्रश्नों को आपको क्या लिखना है, समझा के लिख देना है। अब सबके बारे में अगर हम लोग करेंगे तो बहुत लंबा क्लास होगा, इसलिए आपको समझना होगा। अगर मान लीजिए आपके आर्थिक कारक पूछे तो इस तरह से, सामाजिक कारक पूछे तो आप बता दीजिए जिधर की सामाजिक स्थिति अच्छी है, मतलब जहाँ पे उपद्रव नहीं है, दंगे फसाद नहीं है, उधर भी लोग रहना पसंद करते हैं। राजनीतिक कारण वही हो गया, सामाजिक और राजनीतिक लगभग आप एक मिला के एक तरह से अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक ना। तो ऐसे समझा कीजिए। चलिए देखिए दूसरा सवाल कहता है, यही मेन सवाल कहता है क्या कि अच्छा बताइए आप ये जो बात कर रहे हैं कि जो विश्व की जो जनसंख्या है वो कहीं कम है कहीं ज़्यादा है, तो आखिरकार ऐसा क्यों है? आपने पढ़ा ना जी, एक्सप्लेनेशन में आपने पढ़ा ना, चैप्टर पढ़ा रहा था कि 90% जो जनसंख्या है विश्व की वो मात्र 10% स्थल में ही निवास करती है, और जो 10% जनसंख्या है वो 90% स्थल पे फैला हुआ है। यानी कि किस प्रकार से जनसंख्या का वितरण जो है असमान है। आप छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए ना, रूस जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से, लेकिन वहाँ की जनसंख्या भारत की जनसंख्या के आधे से भी कम है। समझ लीजिए, रूस की जो जनसंख्या है, रूस जो है क्षेत्रफल के मामले में मतलब भूमि के मामले में वो क्या है, तो पूरे विश्व में नंबर 1 है, सबसे पहले नंबर पे है। लेकिन अगर वहां का हम जनसंख्या देखें तो ये जो अपना देश भारत है, भारत के टोटल जनसंख्या के आधे से भी कम है। तो ये आप समझ सकते हैं ना कि जनसंख्या का वितरण किस रूप से असमान रूप से किया गया। तो कहता है कि ऐसा क्यों होता है कि आखिरकार विश्व में उच्च जनसंख्या घनत्व वाले अनेक क्षेत्र हैं। ऐसा क्यों जी, ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए सर क्योंकि कुछ क्षेत्र वास्तव में सघन इसलिए बसे होते हैं क्योंकि वहाँ की सर आर्थिक कारक, अभी आप चिल्ला कर बता रहे थे, वहाँ की जैसे आर्थिक कारक में देखिए खनिज मैंने बताया था, नगरीकरण, औद्योगिकरण बताए थे ना, और अच्छी नागरिक सुविधाएं, अच्छा नगरीय जीवन। तो ऐसा जो होता है वो लोगों को अपनी ओर क्या कर सकता है, आकर्षित करता है। अभी मैंने आपको बताया भी कि अपकर्ष कारक, तो ये क्या करता है, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसलिए विश्व के अनेक क्षेत्र खनिज भंडारों की उपस्थिति, अच्छी नगरीकरण सुविधाओं तथा औद्योगिकरण के कारण सघन बसे हुए हैं। तो व्हाट इज द मेन रीजन, क्या कारण है भाई? तो कारण यही है सर कि आर्थिक कारक, आपके सांस्कृतिक कारक, जो आपके भौगोलिक कारक है, जिसके कारण जनसंख्या का जो वितरण है या जनसंख्या जो लोग हैं वो कहीं पे उच्च जनसंख्या घनत्व है, कहीं पे कम जनसंख्या घनत्व है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। और घनत्व जो ये वर्ड है इसको भी आपको ध्यान में रखना है। आपको जनरली इस चैप्टर में 2 तरह के घनत्व के बारे में पढ़ना है, एक आपको कायिक घनत्व के बारे में और एक आपको अंकगणितीय घनत्व के बारे में। अंकगणितीय घनत्व वही जब क्षेत्रफल से हम लोग डिवाइड करते हैं, और कायिक घनत्व जो होता है वो खेती करने योग्य वाले क्षेत्रफल वाली भूमि से हम लोग उसको डिवाइड करते हैं। तो ये बात है। चलिए तीसरा नंबर सवाल देखिएगा कि जनसंख्या वितरण के प्रतिरूप में जनसंख्या घनत्व की क्या भूमिका है, संक्षिप्त में उत्तर दीजिए। देखिए कितना अच्छा सवाल है और बड़ा ही मतलब आप कह सकते हैं कि आपके लिए सुगम सवाल है, अच्छा सवाल है। सवाल क्या कहता है, आप सवालों को देखिए। सवाल कहता है कि जनसंख्या वितरण के प्रतिरूप में, मतलब जो जनसंख्या का वितरण का जो प्रतिरूप है, जो बंटवारा है, उसमें जनसंख्या घनत्व की क्या भूमिका है, संक्षिप्त में बताइए। जनसंख्या घनत्व की क्या भूमिका है जी? सिंपल सा बात है, जनसंख्या घनत्व की क्या भूमिका है। तो सर आइए पढ़ के देख लेते हैं, आपने तो चैप्टर में समझाया ही है। तो देखिए क्या मैंने लिखा है, मैंने लिखा है कि जनसंख्या का घनत्व जनसंख्या वितरण को विश्लेषित करने वाला एक महत्वपूर्ण माप है। कैसे? यह एक देश में जनसंख्या तथा क्षेत्रफल के बीच के अनुपात को प्रदर्शित करता है। पढ़ाया हुआ है कि नहीं? पढ़ाया हुआ है कि ये क्या करता है, जनसंख्या तथा क्षेत्रफल के बीच के अनुपात को प्रदर्शित करता है। अंकगणितीय जनसंख्या घनत्व कुल जनसंख्या को कुल क्षेत्रफल से विभाजित कर प्राप्त करते हैं, और यह जनसंख्या के संकेंद्रण की मात्रा को समझने का सबसे सरल तरीका है।
वही अंगगणितीय जनसंख्या घनत्व मतलब कुल जो लोगों की संख्या है और वहां की जो कुल क्षेत्रफल है। जैसे आप पूरे अगर भारत की बात करें तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है? बिहार का है। बिहार का जनसंख्या घनत्व ये कैसे पता किया गया? तो सर बिहार की जो टोटल जनसंख्या थी उसको ऊपर रखा गया, बटा में बिहार का टोटल जो क्षेत्रफल भूमि है उसको नीचे रखा गया, डिवाइड किया गया सर। तो ऐसे ही सर भारत के जो टोटल 28 राज्य हैं सबका किया गया, उसमें से देखा गया कि किसका जो है नंबर ज्यादा आ रहा है, तो उसमें बिहार का सबसे ज्यादा नंबर आया सर। तो बिहार की जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा हो गई, मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में इतने लोग रह रहे हैं, ठीक ना, 1 वर्ग किलोमीटर में इतने लोग रह रहे हैं। जैसे मान लीजिए बाजार से 10 को पापा आम लाए, ठीक है, 10 को आम का पीस था, आप लोग क्या है 5 भाई बहन है, ठीक ना, तो या मम्मी को भी मिला लीजिए, तो टोटल 5 लोग हैं। तो आपका आम का संख्या कितना था? 10 था, और टोटल लोगों की संख्या कितनी है? 5, तो 5 दूनी 10, मतलब एक व्यक्ति को कितना आम पड़ेगा जी? 2 आम पड़ेगा, ठीक ना, एक व्यक्ति को कितना आम पड़ेगा? 2 आम पड़ेगा। अब ऐसा थोड़ी है कि छोटका को कहिए कि ले काट के, वो अपने लड़ाई करने लगेगा ना, हम काट उठ के नहीं खाएंगे, ठीक ना। तो ये बातें हैं। तो 2 आम प्रति व्यक्ति पड़ गया। तो इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, जनसंख्या का जो ये घनत्व है, अंकगणितीय घनत्व है, इसको हम लोग प्राप्त करते हैं। एक आपको कायिक घनत्व मिलेगा पढ़ने के लिए, तो आप लोग उसको समझ लीजिए। कायिक घनत्व क्या है? ऐसे आपके सिलेबस में नहीं है, पहले था एनसीईआरटी में से, अब हटा दिया गया है। तो कायिक घनत्व का मतलब होता है कि टोटल जो जनसंख्या है उसको हम लोग डिवाइड करते हैं। देखिए अंगगणितीय घनत्व में हम लोग टोटल क्षेत्रफल से डिवाइड करते हैं, लेकिन कायिक घनत्व में टोटल जो कृषि करने योग्य भूमि होता है ना, उससे डिवाइड करते हैं। क्लियर? तो ये बात समझिए। तो किस प्रकार से जनसंख्या वितरण के प्रतिरूप को जनसंख्या घनत्व भूमिका है, तो ये आपने समझ लिया। नेक्स्ट आप देखिएगा, चौथा नंबर सवाल, ये शॉर्ट अभी करा रहे हैं, ठीक ना, ये अभी शॉर्ट टाइप में ही मैं करा रहा हूं। अब देखिए निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए, और जन्म दर और मृत्यु दर में, प्रवास के प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक में। तो जन्म दर किसे कहते हैं, मृत्यु दर किसे कहते हैं? तो सर प्रति 1000 पर 1 वर्ष में जन्मे जीवित बच्चों की संख्या को जन्म दर कहते हैं। तो जस्ट इसका अपोजिट सर, कि प्रति 1000 पर मतलब 1000 में से 1 साल में मरने वाले बच्चों की औसत संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है, ठीक है। मतलब 1000 में 1 वर्ष में जो भी जन्मे जीवित बच्चों की संख्या उसको जन्म दर, और जो मर गए बच्चों की संख्या उसको हम लोग कहते हैं मृत्यु दर। तो डेथ रेट और बर्थ रेट आपको याद रखना है। अब इसी में और आपको अगर लिखना रहता है तो आप लिख सकते हैं कि जब जन्म दर ज्यादा होगा तो जनसंख्या की वृद्धि होगी, जब जन्म दर कम होगा तो जनसंख्या की मतलब ऋणात्मक वृद्धि होगी। तो ऐसे ही आप बना बना के इसको और भी लंबा चौड़ा बता सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं अभी शॉर्ट आपको समझा रहा हूं और मैंने एक्सप्लेनेशन में आपको सब समझाया है। एक तरह से देखिए क्वेश्चन आंसर कराना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी लेक्चर वाले क्लास में सारे टर्म्स पे डिस्कस कर दिया गया है। लेकिन आपका जो एक मन में वहम रहता है कि मैंने इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को नहीं देखा, तो मैं भी बस वहां पे क्वेश्चन लिख कर और यहाँ आपको चीजें समझाने का प्रयास कर देता हूँ, जिससे कि आपके अंदर भी सेटिस्फेक्शन आ जाता है। और आपको सेटिस्फाइड करना ही मेरा काम है। आप जब तक संतुष्ट नहीं होंगे तब तक मैं मतलब आपके लिए मटेरियल प्रोवाइड कराते रहूंगा। तो अभी आप देखिए चैप्टर्स को। प्रवास के प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक में अंतर बताइए। तो प्रवास के प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक, देखिए प्रतिकर्ष का मतलब होता है कि जो आपको अपनी ओर आकर्षित ना करे, मतलब जो आपको अपनी ओर से दूर भगाए। ऐसे आप समझ लीजिए देहाती भाषा में, या यूं कहें कि छोटा सा आप टर्म्स में समझ लीजिए कि जो आपको अपनी ओर से क्या करे, दूर भगाए, ठीक है। और अपकर्ष का मतलब है जो आपको अपने पास बुलाए, ठीक है, पास से आओ मेरी सांसों में समाओ। तो जो पास बुलाए वो अपकर्ष कारक हो गया, जो आपको दूर भगाए वो प्रतिकर्ष कारक हो गया। तो सवाल कहता है मेरे दोस्त कि आप देखिए कि प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक में अंतर बताइए। तो प्रतिकर्ष कारक सर बेरोजगारी हो गया, मतलब वैसा कारक जो आपको एफोर्डेबल ना हो, आपके लिए सही ना हो, ठीक है, जो आपके लिए अनुकूल ना हो, प्रतिकूल हो, अनुकूल ना हो प्रतिकूल हो। तो जैसे बेरोजगारी रहेगा सर ये प्रतिकर्ष कारक है। रहन सहन की खराब दशा है प्रतिकर्ष कारक। जहां पे राजनीतिक उपद्रव हो रहे हैं, सिंपल सा बात है सर प्रतिकर्ष कारक। प्रतिकूल जलवायु, देखिए अनुकूल का उल्टा होता है प्रतिकूल। अनुकूल मतलब कि आप वहां पर रह सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मतलब वैसा जगह जहां आपको अच्छा लग रहा है, जो आपको अपनी ओर आकर्षित करा, तो उसको आप अनुकूल कहिएगा। लेकिन अनुकूल का विलोम होता है प्रतिकूल, मतलब आपके लिए वो सही नहीं है, मतलब आपको वो पसंद नहीं है। प्राकृतिक विपदाएं, महामारियां तथा सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन जैसे कारण उद्गम स्थान को कम आकर्षित करते हैं। उद्गम स्थान मतलब वैसा स्थान जहां मतलब लोग हैं अभी, ओरिजिन जहां पर लोगों ने मतलब जहां से लोगों ने शुरुआत करा, उसको उद्गम स्थान कहते हैं।
और देखिए अपकर्ष कारक, तो अपकर्ष कारक सर काम के बेहतर अवसर जहाँ पे रहेंगे, रहन सहन की अच्छी दशाएं जहाँ पे रहेगी, जहाँ पे शांति रहेगा, अस्थायित्व रहेगा, मतलब लोग स्थितिवाद से मतलब आराम से अस्थायी तरीके से रह सकते हैं। जीवन व संपत्ति की सुरक्षा तथा अनुकूल जलवायु जैसे कारण गंतव्य स्थान को उद्गम स्थान की अपेक्षा अधिक आकर्षक बनाते हैं। गंतव्य स्थान जहाँ पे लोग जहाँ पे पहुँच गए, जैसे आप अपने घर से कॉलेज के लिए निकलते हैं तो घर आपका उद्गम स्थान हो गया और आपका कॉलेज क्या हो गया, गंतव्य स्थान हो गया। पढ़ाए हुए हैं प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन और प्लेस ऑफ ऑरिजिन, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि विश्व में जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना करें। अब यहाँ पर आप डिटेल में सारी चीजों को समझ जाइए, इसके बाद आपको मतलब ऐसे सवालों से डर नहीं लगेगा। देखिए क्या है कि विश्व में जनसंख्या के वितरण घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक, तो पृथ्वी पर जनसंख्या के असमान वितरण घनत्व एवं वृद्धि को अनेक कारकों ने प्रभावित किया है। जनसंख्या के घनत्व और वितरण को प्रभावित करने वाले कारक इस प्रकार हैं: भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। जिसमें क्या भौगोलिक कारक में आप देखिए जल की उपलब्धता, आपके भू आकृति। तो अब यहां पर देखिए मैंने अभी वही ना बताया था कि इसको थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर भी लिख दीजिएगा जब आपके लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में पूछे जाए। जैसे अब जल की उपलब्धता में लोग उन क्षेत्रों में बसने को प्राथमिकता देते हैं जहां जल आसानी से उपलब्ध होता है। जल का उपयोग पीने, नहाने, भोजन बनाने, पशुओं, फसलों, उद्योगों, नौ संचालन। यही कारण है कि नदी घाट या विश्व के सबसे सघन का मतलब होता है जहां पे घनी आबादी हो, जहां की आबादी क्या हो, घनी आबादी हो, तो इसको सघन कहते हैं। विरल का मतलब होता है जहां की आबादी कम हो। तो एग्जाम में बहुत बार सवाल ऐसे भी पूछता है कि बताइए कौन जो है वो सघन आबादी वाले क्षेत्र हैं, कौन जो है विरल आबादी वाले क्षेत्र हैं। तो सिंपल सा बात है, जिधर जल की उपलब्धता ज्यादा रहेगी, जिधर खनिज औद्योगिकरण ज्यादा रहेगा, उधर लोगों की जो मतलब बसने को लोग प्राथमिकता देंगे और वहां की जो जनसंख्या होगी सघन होगी। तो इन चीजों को आप ध्यान में रखिए। तो आप देखिए कैसे चीजों को बनाकर लिख सकते हैं एग्जाम में। जैसे सर अभी जल की उपलब्धता था, तो अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा कि कैसे सर आपने एक लाइन में उसको उड़ा दिया, लेकिन यहां पर कुछ मैंने एक्सप्लेनेशन करा। क्यों किया ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि देखिए एग्जाम में आप ऐसे चीजों को अपने से बनाकर लिख सकते हो भाई। आप किसी टीचर पे डिपेंड मत रहिए कि उसी के आंसर को या आकाश सर ने जो लिख दिया जस्ट हम उसी को एकदम कॉपी करेंगे, उसी को याद करेंगे। नहीं, माइंड में भेजा में घुसाइए कंसेप्ट को और लिखिए अपने से। अब मान लीजिए जल की उपलब्धता है तो कोई बच्चा अपने मन से नहीं लिखेगा, शुरुआतें करेगा कि जल ही जीवन है, जीवन का आधार ही जल है और जल के बिना ना तो हम अपनी जीवन की कल्पना कर सकते हैं। इसीलिए लोग उन क्षेत्रों में बसने को प्राथमिकता देते हैं जहां जल की उपलब्धता होती है, क्योंकि जल से हम लोग अपने दैनिक कार्य जैसे कि नहाना, जो भी अपना हो गया, कपड़ा धोना, इन सभी का पूर्ति करते हैं। तो ऐसे भी आप अपने मन से बना के भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए भू आकृति में अब वही चीजें हो गई कि जहाँ पे मतलब जहाँ का भू आकृति अच्छा रहेगा, जहाँ मंड ढाल होंगे, जहाँ समतल मैदान होंगे, लोग वहाँ रहने को प्राथमिकता देंगे क्योंकि सड़क बन सकता है आसानी से, फसलों का उत्पादन हो सकता है, उद्योग भी लगाए जा सकते हैं और ये अनुकूल होते हैं इन सब चीज़ों के लिए। अब उसी में एक देखिए यहाँ पे अब पर्वतीय क्षेत्र का बताया गया है। जनरली देखिए ये क्या हो गया था, ये आपका अपकर्ष कारक यहाँ पे बताया गया जो आपको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। लेकिन हेयर देख रहे हैं आप कि पर्वतीय क्षेत्र और पहाड़ी क्षेत्र में परिवहन तंत्र विकास में अवरोधक है। यहाँ ये प्रतिकर्ष कारक बताए जा रहे हैं कि ये क्या कर रहा है, प्रतिकर्ष कर रहा है कि लोग पर्वतीय क्षेत्र में रहना पसंद नहीं करते हैं, लोग पहाड़ी क्षेत्रों में रहना पसंद नहीं करते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और ऐसे करके आपको इसका एक्सप्लेनेशन करना है। तो मुझे नहीं लगता कि इसको ज़्यादा पढ़ने में अपना समय जाया करना होना चाहिए, क्योंकि आप इन चीज़ों को पढ़िएगा तो खुद आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। और पीडीएफ आप सॉफ्ट स्टडी एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं, सारे क्लासेस का पीडीएफ वहाँ पे अपलोडेड है, क्लास नोट्स में आप जाइएगा तो, ठीक है। चलिए अब जलवायु भी एक आपका भौगोलिक कारक हो जाता है। मृदाएं भी लोग वही दोमट मिट्टी वाले जहाँ की मिट्टी उपजाऊ रहती है वहाँ लोग रहने को प्राथमिकता देते हैं। आर्थिक कारक में देखिए मैंने आपको समझाया खनिज के बारे में, खनिज जहाँ पे औद्योगिकरण रहेगा, औद्योगिक रहेगा, उद्योग को ज़्यादा अवसर रहेंगे, रोजगार के जहाँ ज़्यादा अवसर रहेंगे, क्योंकि ऐसे जो होते हैं ना कंपनी उम्पनी में मतलब पढ़े लिखे लोगों के लिए भी और अनपढ़ लोगों के लिए भी क्या होते हैं, रोजगार के अवसर बनते रहते हैं। तो इधर भी लोग रहने को अपना प्राथमिकता देते ही देते हैं। तो ये सब आपको ध्यान में रखने। जैसे देखिए एग्जाम में पूछा है कटंगा कहाँ में है, तो कटंगा अफ्रीका में है। देखिए जाबिया और जाबिया की जो तांबा पेटी है ये सब भी कहाँ, अफ्रीका। तो ये कहता है सॉरी तांबा की पेटी क्या है, जाम्बिया। तो इसका एक अच्छा उदाहरण है, इधर लोग रहने को अपना प्राथमिकता देते हैं। अगला देखिएगा नगरीकरण हो गया आपका, औद्योगिकरण हो गए। तो ये सब जो है वो जनरली क्या करते हैं, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और ये जनसंख्या वितरण में अपना योगदान देते हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक कारक तो ये भी बता दिए हैं कि जहाँ पे धार्मिक या सांस्कृतिक
सांस्कृतिक महत्व होता है, वहां पे लोग रहने को अपना प्राथमिकता देते हैं, पसंद करते हैं। क्लियर। चलिए अब देखिए 6 नंबर सवाल बड़ा ही फेमस सवाल है और इसको ना इसको आप VVI रखिएगा, VVI कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में सवाल बन सकता है। ठीक है, ऐसे वो भी सवाल सब इंपॉर्टेंट है लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। सवाल है कि जननांकिकीय संक्रमण की 3 अवस्थाओं की विवेचना कीजिए। तो आपको बताया गया था कि जननांकिकीय संक्रमण की 3 अवस्था नोएस्टिन जी द्वारा दिया गया था और यहाँ पर उन्होंने प्रथम अवस्था में क्या बोला, दूसरी अवस्था उनकी क्या थी, तीसरी अवस्था क्या थी। तो पहली अवस्था में कही गई थी कि उच्च प्रजननशीलता और उच्च मातृता होती है, मतलब शुरू में लोग जन्म भी ज़्यादा होता है लोगों का, लोग मरते भी बहुत ज़्यादा हैं। क्यों? क्योंकि मतलब लोगों के पास मेडिसिन इन सब की सुविधाएं नहीं थी, लोगों के पास खाना का जो था वो पूर्ति नहीं था। जैसे आज हम लोग क्या करते हैं, अन्न का भंडारण करके रखे हुए हैं, लेकिन पहले के टाइम में लोग कंदमूल फल पे ही अपना जीवन निर्वहन करते थे। चलते गए पेड़ कहीं मिल गया, खा पी लिए, सो गए, वहीं रह गए, तो ऐसी जीवन थी लोगों की। तो उसको प्रथम अवस्था कहा गया। इसमें अधिकांश लोग खेती वगैरह में कार्यरत होते थे और जीवन प्रत्याशा निम्न होती थी, जीवन प्रत्याशा बहुत छोटी निम्न होती थी, कम होता था। और अधिकांश लोग अशिक्षित होते हैं और उनके प्रौद्योगिकी स्तर निम्न होते हैं। जीवन प्रत्याशा लाइफ एक्सपेक्टेंसी मैंने पढ़ाया है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी जैसे भारत का कितना है, 65 साल है। तो मतलब ये जरूरी नहीं कि 65 साल है तो सब लोग 65 वर्ष ही जिएंगे, मतलब एक एवरेज लिया गया कि लोग क्या हो रहे हैं 65 साल तक भारत में जीवन यापन कर रहे हैं। वही आप अगर इंग्लैंड का देख लीजिए तो वहाँ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 72 साल है, मतलब वहाँ के लोग ज़्यादा दिन जीवित रह रहे हैं, हम लोगों से ज़्यादा दिन तक उनकी आयु है, क्योंकि वहाँ पे मेडिसिन की सुविधाएं ये सारी चीज़ वहाँ पे उपलब्ध है। लेकिन अपने यहाँ भारत में क्या है, अभी अगर मान लीजिए आप गरीब परिवार से हैं और किसी तरह की कोई बीमारी हो जा रही है तो मतलब हो सकता है कि आपका एक मतलब अंतिम जो लक्ष्य है कि आपका मृत्यु ही होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास उतनी नहीं है, सरकार ने हम लोगों को उतनी चीज़ें मुहैया नहीं करा रखी है, और है भी तो हम लोगों को सुगम तरीके से नहीं मिल पाता है। सरकारी हॉस्पिटल में जाइए, बिना पैरवी के नहीं जाइएगा तो कोई काम होता है जी? नहीं होता। आदमी तो हमारे यहाँ बिहार में या भारत में क्या है कि आदमी सरकारी हॉस्पिटल में जाने से डरता है कि भाई सरकारी हॉस्पिटल में जाना मतलब लोगों को लगता है कि वहाँ पे मतलब सही तरीके से इलाज नहीं होगा। बात भी सही है, वहाँ पे जिसका पैरवी नहीं है ना उसको बिल्कुल नहीं सही तरीके से देखा जाता है। तो ये चीज़ें हैं। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो जीवन प्रत्याशा है वो क्यों कम है यहाँ की, तो आपको पता चल गया क्योंकि हमारे यहाँ प्रॉपर तरीके से मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है, खान पान की भी है तो मतलब पहले जैसा नहीं रहा। तो इन चीज़ों के बारे में आपको समझ लेना है। चलिए, और यहाँ पर कहता है द्वितीय अवस्था, और ये भी समझाए हुए हैं। तो आप लोग देखिए कि 200 वर्ष पूर्व विश्व के सभी देश इसी अवस्था में थे, और यहाँ पर द्वितीय अवस्था में क्या होता है कि शुरुआत में तो प्रजननशीलता ज़्यादा रहता है, लेकिन धीरे धीरे लोग क्या होते हैं, पढ़ते हैं, शिक्षित होते हैं, और इसका कम जाता है। इसके भी 3 स्टेज हैं द्वितीय अवस्था के, जिसमें भारत जो है ना वो द्वितीय अवस्था के स्टेज 2 में चल रहा है। मतलब शुरुआत में जनसंख्या बहुत ज़्यादा, अब लोग इस पर धीरे धीरे नियंत्रण कर रहे हैं। तो इसमें प्रारंभ में प्रजननशीलता ऊंची बनी रहती है, किंतु यह समय के साथ घटती जाती है। यह अवस्था घटी हुई मृत्यु दर के साथ आती है। स्वास्थ्य संबंधी दशाएं या स्वच्छता में सुधार के साथ मातृता में कमी आती है। इसी अंतर के कारण जनसंख्या में होने वाला शुद्ध योग जो होता है वो उच्च होता है। आगे देखिएगा, सवाल यही है कि अंतिम अवस्था क्या है इसकी, तीसरी अवस्था, कि इसमें प्रजननशीलता और मातृता दोनों अधिक घट जाती है। जनसंख्या या तो स्थिर हो जाती है, मंद गति से बढ़ती है। जैसे विश्व के जो अधिकांश जो विकसित देश हैं वो इसी के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि वहाँ की जो जनसंख्या है वो क्या है, स्थिर है। मतलब आप देखिए कनाडा का देख लीजिए, जापान का देख लीजिए, वहाँ की जो जनसंख्या है ना वो मतलब बहुत स्थिर हो चुकी है, ठीक ना। तो जो भी विकसित देश आपके हैं वो इसके अंतर्गत आ जाते हैं। क्लियर। तो ऐसी जनसंख्या विचार पूर्वक परिवार के आकार को नियंत्रित करती है। अगला देखिएगा 7वां नंबर सवाल कि जनसंख्या वृद्धि से आपका क्या तात्पर्य है। अब देखिए बच्चों को लग रहा होगा ना कि सर ने इसको स्किप करा, ज़्यादा नहीं एक्सप्लेनेशन किया। भाई मैंने एक्सप्लेनेशन में इस पर बहुत टाइम दिया है, बहुत टाइम दिया है। तो मैं आपको बार बार कहता हूं कि मेरी सारी वीडियो इंटरलिंक होता है। जैसे मतलब मान लीजिए क्वेश्चन आंसर में अगर मान लीजिए मैंने एक्सप्लेनेशन में पूरा इफर्ट्स लगाकर समझा दिया, तो क्या मैं उसी बात को फिर यहाँ पर पूरा इफर्ट्स के साथ पढ़ाते रहूं? मैंने तो यहाँ पर एक फॉर्मेट लाया है ना आपके लिए कि हाँ आप इन चीज़ों को देखिए कि कैसे एग्जाम में सवाल आ रहे हैं, ठीक है। तो आप इतना चीज़ों को मतलब समझने का प्रयास कीजिए। जिनको मतलब लग रहा है कि कम एक्सप्लेनेशन क्या हो, चल जाइए एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो में, पूरा पढ़ाए हुए। ना समझ में आया तब ना वहां से लौटिए। अगर आपके मन में एक कमेंट आ जाए, मन में विचार आ जाए कि मुझे नहीं समझ में आया, तब आप हमको बोलिए। अरे बोलना पड़ेगा ही नहीं, आप जाकर देखिए तो बिल्कुल समझ में आएगा, 100% श्योर समझ में आएगा। मैं बोल दे रहा हूं तो समझ में आएगा, बस, ज्यादा कुछ नहीं। चलिए देखिए यहाँ पे
जान नहीं रहे हैं कि दिमाग आप लोग का कितना है, समझ जाइएगा बिल्कुल। जनसंख्या वृद्धि से आपका क्या तात्पर्य है, मतलब पॉपुलेशन का ग्रोथ। देखिए चैप्टर का नाम है विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। वितरण के बारे में आपने पढ़ा, घनत्व के बारे में पढ़ा, तो वृद्धि से भी सवाल तो बनते हैं ना जी। तो क्या है सर, यह किसी एक क्षेत्र में एक क्षेत्र विशेष में निवासियों की संख्या में एक निश्चित समय के भीतर, जैसे 10 वर्ष में कितना परिवर्तन हुआ, तो इसको दर्शाता है। जनरली जनगणना जो होता है वो 10 वर्ष में ही हमारे यहाँ कराया जाता है, तो उसी को आधार मानकर मतलब एक 10 वर्ष में कितना परिवर्तन हुआ, क्योंकि हर साल डाटा इकट्ठा करना कहीं ना कहीं मुश्किल वाला बात है ना, तो इसलिए डाटा जो इकट्ठा किया जाता है वो लगभग 10 साल में, तो 10 साल के परिवर्तन को दर्शाता है कि कितना वृद्धि हुआ, कितने लोग मरे, कितनी कमी हुई। तो ये बताता है, इस परिवर्तन को कुल संख्या या प्रतिशत के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है। 8वां नंबर सवाल है कि प्रवास से आपका क्या तात्पर्य है, संक्षिप्त उत्तर दीजिए। तो प्रवास का मतलब वही हो गया कि जब लोग अपने सुविधा के लिए या अपनी अच्छी व्यवस्था, अपनी अच्छी नागरिकरण व्यवस्था के लिए, बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए, जहाँ पे उनको जो सुविधाएं नहीं मिल रही उसके लिए अगर एक जगह से दूसरे जगह अपना पलायन कर जाते हैं या चले जाते हैं, तो उसी को जनरली हम लोग एज ए टर्म डिफाइन करते हैं, एज ए टर्म उसको एक देते हैं, नया टर्म्स देते हैं, छोटा सा टर्म देते हैं, उसको प्रवास कहते हैं। लोगों का जब स्थानांतरण होता है तो उसी को प्रवास कहा जाता है। तो कहता है कि प्रवास जनसंख्या के परिवर्तन का तीसरा महत्वपूर्ण घटक है। तो सर पहला और दूसरा कौन है सर, जनसंख्या के परिवर्तन का पहला और दूसरा घटक कौन है, चैट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में आना चाहिए बिल्कुल। जन्म दर और मृत्यु दर, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास, ये जनसंख्या परिवर्तन के 3 सबसे महत्वपूर्ण घटक हैं। कौन कौन, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। सवाल मैंने बहुत छोटा था इसलिए मैंने उसको नहीं डाला, समझ लीजिए एग्जाम में सवाल पूछे जा सकते हैं कि जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन कौन से हैं, तो जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। तो कहता है कि जनसंख्या परिवर्तन का ये तीसरा सबसे महत्वपूर्ण घटक है। इससे मनुष्य तथा संसाधन के बीच बेहतर संतुलन प्राप्त करने की दिशा में एक स्वस्फूर्त प्रभाव के रूप में विश्लेषित किया जा सकता है। यह मनुष्य के निवास का स्थायी व अर्धस्थायी परिवर्तन है। प्रवास किसी क्षेत्र में जनसंख्या की संरचना और परिवर्तन को निश्चित करने वाला प्रजनन और मृत्यु की अपेक्षा संभवतः एक अधिक महत्वपूर्ण कारक है। अंडरस्टूड। तो मतलब प्रवास जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है लोगों का, जैसे संसाधन और लोगों के बीच का एक, मतलब कह सकते हैं आप कि जैसे जहां पे संसाधन है वहां लोगों की पहुंच हो जाएगी। तो प्रवास का मतलब हो गया कि लोग अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए या अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जब एक जगह से दूसरे जगह, रोजगार के लिए, मतलब जल की उपलब्धता जो भी है आप कह सकते हैं, या वैसे कारक जो उनको अपनी ओर आकर्षित करे और लोग एक जगह से दूसरे जगह चले जाएं, तो उसको हम लोग प्रवास कहते हैं। यानी लोगों के स्थानांतरण को क्या कहा जाता है, प्रवास कहा जाता है। यही बातें यहाँ पे आपको बताई गई है। क्लियर है बात लग। चलिए अगला देखिएगा 9 नंबर, उच्च जनसंख्या घनत्व के क्षेत्र कौन कौन से हैं। अभी आपको सवाल पूछा था, दूसरा या तीसरा नंबर सवाल था कि बताइए विश्व के अधिकांश देश उच्च जनसंख्या और निम्न जनसंख्या घनत्व वाले क्यों हैं, ऐसा क्यों होता है। और अभी बोल रहा है कि बताइए उच्च जनसंख्या घनत्व वाले कुछ जगहों के नाम बताइए। तो कहता है कि जैसे पूर्वी एशिया हो गया आपका, जैसे चीन, जापान, कोरिया, ताइवान, ये सब क्या है, उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र हैं। मतलब जब वहाँ की जनसंख्या को, टोटल जनसंख्या को वहाँ के टोटल क्षेत्रफल से डिवाइड किया गया, तो विश्व में कहीं ना कहीं इनका जो स्थान आया वो ऊपर आया, इनका जो दर्जा आया कहाँ आया, ऊपर आया। ठीक है, जब ये नहीं समझिए कि जनसंख्या ज्यादा है, जनसंख्या ज्यादा हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्षेत्रफल कम होगा, क्योंकि जनसंख्या घनत्व एक चीज पे नहीं ना डिपेंड करता है। जनसंख्या घनत्व केवल जनसंख्या पे डिपेंड नहीं करता है, जनसंख्या घनत्व जनसंख्या प्लस वहाँ की जो क्षेत्रफल है उस पर डिपेंड करता है, जो भूमि का आकार है, भूमि का जो क्षेत्रफल है उस पर डिपेंड करता है। तो ये 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो हो सकता है कि जनसंख्या ज़्यादा हो भी सकता है, जनसंख्या ज़्यादा होगा या तो भूमि कम होगा, या तो भूमि ज़्यादा होगा, भूमि ज़्यादा होगा और जनसंख्या भी ज़्यादा होगा। तो ये सब मैटर करता है। अगर भूमि ज़्यादा रहेगा तो वहाँ का तो सिंपल सा बात है कि जनसंख्या घनत्व तो कम ही हो जाएगा। तो सिंपल है कि जनसंख्या ज़्यादा हो सकती है, भूमि कम हो सकता है, तो इस पर डिपेंड करता है। क्लियर। तो जैसे चीन हो गया, जापान हो गया, कोरिया, ताइवान, ये सब पूर्वी एशिया के जो देश हैं वो क्या है, उच्च जनसंख्या घनत्व वाले। ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। दक्षिणी तथा दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया भी सघन बसा हुआ है। उत्तरी पश्चिमी यूरोप, जैसे यूनाइटेड किंगडम आपका हो गया, यूरोप के कुछ जैसे देश, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, आयरलैंड, डेनमार्क, स्पेन, इटली, ये सब भी क्या है, उच्च जनसंख्या घनत्व वाले। उत्तर अमेरिका का पूर्वी तट राज्य, तो उत्तरी अमेरिका का भी पूर्वी तट है, वो क्या है, तो उच्च जनसंख्या घनत्व वाले। क्यों जी, ऐसा क्यों होता है सर,
अनुकूल जलवायु के कारण, उपजाऊ मैदान के कारण, उच्च औद्योगिकीकृत और नगरीकृत के कारण, तो घनी आबादी के साथ उच्च जनसंख्या घनत्व वाले हो जाते हैं। संसार के 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक उच्च जनसंख्या घनत्व वाले 4 प्रमुख निम्नलिखित केंद्र आपको बताए गए। यहाँ की जो जनसंख्या घनत्व है वो 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब हर वर्ग किलोमीटर पे अनुपात लगाया गया कि 100 व्यक्ति से ज्यादा लोग रह रहे हैं। ये बातें यहाँ पे बताई गई आपको। तो उच्च जनसंख्या घनत्व वाले ये 4 आपको यहाँ पर बताए गए कि वैसे वैसे क्षेत्र हैं जहाँ की जनसंख्या उच्च घनत्व है। 10वां नंबर देखिएगा, जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि क्या है। तो अब मेरे भाई एक्सप्लेनेशन में आपको ऋणात्मक वृद्धि, धनात्मक वृद्धि, प्राकृतिक वृद्धि, वास्तविक वृद्धि, जनसंख्या का ऋणात्मक वृद्धि क्या है, धनात्मक वृद्धि क्या है, प्राकृतिक वृद्धि क्या है, वास्तविक वृद्धि क्या है, सबको पढ़ा दिया गया। तो बस मैंने एक सवाल को यहाँ डाला, क्यों डाला कि ताकि आपको ये माइंड हिट करे कि हाँ उसमें पढ़ाया गया था। अब चारों सवाल को डालते तो लॉस ऑफ टाइम है ना, पढ़ाया गया एक चीज, वही चीज को बार बार बताकर आपके समय को क्यों जाया किया जाए, और भी चैप्टर्स तो पढ़ने हैं ना। तो इसीलिए बस मैंने एक सवाल डाला ताकि आपको ये दिमाग आपका हिट करे कि हाँ सर ने इन सभी टर्म्स को बताया है और सवाल बनते भी हैं एग्जाम में, तो आपको ध्यान देना है। तो ऋणात्मक वृद्धि क्या है सर, तो अभी मैंने बताया कि जब जन्म दर क्या हो जाए, जन्म दर कम हो जाए, या तो जन्म दर कम हो जाए या तो मृत्यु दर ज्यादा हो जाए, या तो मरने वाले लोगों की संख्या ज्यादा हो जाएगी तो ऋणात्मक वृद्धि होगा, मतलब कमी आ जाएगा जनसंख्या में, या तो जन्म दर क्या हो जाए, कम हो जाए। तो ये बातें ध्यान रखना, मृत्यु दर ज्यादा हो जाए या जन्म दर कम हो जाए। तो यदि 2 समय अंतराल के बीच जनसंख्या कम हो जाए तो उसे जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं। यह तब होती है जब जन्म दर जो है वो मृत्यु दर से कम हो जाए अथवा लोग अन्य देशों में प्रवास कर जाएं, या ये भी हो सकता है। देखिए कहता है कि जब जन्म दर जो है वो मृत्यु दर से कम हो जाए, ठीक है, यानी कि जो बर्थ है वो क्या हो जाए दोस्तों, वो डेथ रेट से कम हो जाए, मतलब डेथ रेट ज्यादा हो जाए, डी मैंने लिखा है, या तो प्रवास कर जाए। तो ये चीजें आपको हो सकती है, ये जनसंख्या का ऋणात्मक वृद्धि दर्शा सकता है। अब जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि क्या है, तो किसी क्षेत्र विशेष में 2 समय अंतरालों में जन्म और मृत्यु के बीच के अंतर को बढ़ने वाली जनसंख्या को प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। प्राकृतिक वृद्धि इज इक्वल टू जन्म दर माइनस मृत्यु दर। तो अब कितना आसान है आपको, वास्तविक वृद्धि समझिएगा, प्राकृतिक वृद्धि, धनात्मक वृद्धि, तो ऐसे ऐसे एग्जाम में सवाल बन जाते हैं। तो उम्मीद है कि इस चैप्टर का देखिए जनरली आपको ध्यान रखना है, जो सवाल है आपका कि जनसंख्या का जो वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में एकदम ध्यान रखना है। जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं ध्यान रखना है। प्रवास के प्रतिकर्ष कारक बहुत बीबीआई है, अपकर्ष कारक याद रखना है। प्रवास किसे कहते हैं, जन्म दर क्या है, मृत्यु दर क्या है। साथ ही साथ आपको जो आपको जनांकीय संक्रमण के सिद्धांत में प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तीसरी अवस्था मैंने पढ़ाया, उसको भी याद रखना है। इन सभी क्वेश्चन से आपके सवाल बनने के बिल्कुल 100% चांसेस हैं। तो आप किसी तरह से सपना में भी अगर कोई बोल दे कि इसको नहीं याद करना है तो नहीं, उसको कहेगा है भाग तू भाग, हमरा याद करना है तो करना ही। तो इन चीजों को आपको याद करना ही करना है, क्या बालक, समझे दोस्त, तो याद कर लीजिएगा बिल्कुल ध्यानपूर्वक। तो इसी के साथ इस चैप्टर के देखिए पूरा तो हो ही गया सीट। तो मैंने जितने भी आपके इंपॉर्टेंट सवाल बन सकते थे मैंने आपको सारे सवाल कराए। तो आप इस तरह से जुड़े रहिए और एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो को देखिए और खूब वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ते रहिए। मैं इसी तरह से आपके लिए अच्छे अच्छे लेक्चर, अच्छे अच्छे क्लासेस लाते रहूँगा मेरे भाई, और मिलेंगे हम लोग अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।